सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने क्षेत्रफल टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें अपने वर्त आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वर्त के बारे में पढ़ते हैं, वर्त सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अपने को पता है वर्त की परिभाषा क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु से चारों ओर समान दूरी का घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। समान दूरी का घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। ठीक है, ये जो निश्चित बिंदु है इसको वर्त का हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? वर्त का केंद्र बोलते हैं, इसे सेंटर बोलते हैं। और ये केंद्र से परिधि तक की जो समान दूरी है इसको हम बोलते हैं वर्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वर्त की त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? इसको केंद्र बोलते हैं, सेंटर, और इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। केंद्र किसको बोलते हैं? निश्चित बिंदु को। और निश्चित बिंदु से चारों ओर की ये समान दूरी है, तो इस निश्चित बिंदु से परिधि तक की जो दूरी है इसको हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को पता है त्रिज्या का अगर 2 गुणा कर दें तो वो वर्त का व्यास आ जाता है। वो वर्त का क्या हो जाता है? व्यास आ जाता है, डायमीटर। समझ गए? अगर त्रिज्या का दुगुना कर दें तो ये वर्त का व्यास है, ये वर्त का व्यास है, ये वर्त का व्यास है। समझ गए? त्रिज्या को अगर दुगुना करते हैं तो समझ गए। यहाँ से एक बात अपने को और ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी वर्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात पूछ ले तो क्या होता है? 1:2 होता है। वर्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात कभी भी पूछा जाए तो क्या होता है? 1:2 होता है। समझ गए? ठीक है, जैसे त्रिज्या को दुगना किया तो वर्त का क्या आया? व्यास। वैसे ही त्रिज्या का 2 पाई गुणा कर दें। सिर्फ 2 गुणा नहीं, 2 पाई गुणा कर दें। अगर त्रिज्या का 2 पाई गुणा कर दें, यहाँ तो त्रिज्या का 2 गुणा कर रहे थे, त्रिज्या का 2 गुणा करें तो व्यास आता है। लेकिन त्रिज्या का 2 पाई गुणा कर दें तो ये वर्त की परिधि आ जाती है। ये वर्त की क्या आ जाती है? परिधि, सर्कमफेरेंस। यानी ये चारों ओर की जो दूरी है ना, समझ गए, इसको वर्त की परिधि बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? परिधि, परिसीमा या पैरामीटर, एक ही बात है। समझ गए? तो वर्त की परिधि का क्या फॉर्मूला आया? 2πr। अब देखो अगर पाई की जगह मैं 22/7 रख दूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्त की परिधि, पहले तो अपने को पता है त्रिज्या का 2 पाई गुणा बोलो, चाहे पाई की जगह 22/7 लिख दिया तो वर्त की परिधि है वो त्रिज्या का कितना गुणा होती है? अभी 44/7 गुणा होती है। वर्त की परिधि त्रिज्या का कितना गुणा होती है? 44/7 गुणा। यानी यहाँ से अपने पास ये क्लियर हो गया कि वर्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात पूछ ले आपको, वर्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात पूछ ले तो 7:44 होता है। ये याद रखना, वर्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात पूछ ले तो क्या होता है? 7:44। देखो 2 बातें क्लियर हुई यहाँ। एक तो वर्त का जो व्यास होता है वो 2r होता है, यानी त्रिज्या का दुगना होता है। यानी त्रिज्या और व्यास का अनुपात पूछे तो 1:2 क्या होता है? 2 होता है। समझ गए? अब देखो दूसरी बात यह है कि वर्त की जो परिधि है उसका सूत्र होता है 2πr। पाई की जगह 22/7 रखोगे तो 22/7 का दुगुना किया 44/7, यानी वर्त की परिधि त्रिज्या से 44/7 गुना होती है। वर्त की परिधि त्रिज्या से 44/7 गुना होती है। यानी त्रिज्या और परिधि का जो अनुपात होता है वो 7:44 क्या होता है? 44 होता है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगर कभी भी वर्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि का अनुपात पूछे तो आप यही याद रखोगे कि अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास होता है 14 और परिधि होती है 44। और यहाँ से एक बात भी क्लियर हो गई
कि ज़्यादातर वर्त की त्रिज्या 7 के पाड़े में चलती है, तो व्यास 14 के पाड़े में और परिधि 44 के पाड़े में। जैसे यहाँ से एक बात और सीख जाओगे आप कि त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 और परिधि 44, याद रहेगा डाटा। तो हम ये भी याद रख सकते हैं कि अगर त्रिज्या 14 है तो व्यास 28 और परिधि 88, समझ गए। यानी दुगुना किया इसको तो ये व्यास भी दुगना हो गया, परिधि भी दुगना हो गई, ये ध्यान रखना। ऐसे ही अगर 3 गुणा करें, 7 तिये 21, 14 तिये 42, तो 44 तिये 132, इस प्रकार ध्यान रखना। ये त्रिज्या 7 के पाड़े में चलती है, व्यास 14 के पाड़े में और परिधि 44 के पाड़े में, ये याद रखना आप, समझ गए। क्लियर बात। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ में आई बात ये, ठीक है। इसके बारे में और भी अपने आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन हल करेंगे तब। अभी अपने को ये पता चल गया कि वर्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात 1:2, वर्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात 7:44 और वर्त की त्रिज्या व्यास और परिधि का अनुपात 7:14:44 होता है, ये ध्यान रखना। 7:14:44 होता है, समझ गए। ये बात आप ध्यान रखना। वर्त का व्यास त्रिज्या से दुगना होता है और वर्त की परिधि त्रिज्या की 2 पाई गुणा या 44/7 गुणा होती है, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, अगर वर्त के क्षेत्रफल की बात करें, देखो वर्त के क्षेत्रफल की बात करें, वर्त का क्षेत्रफल, तो सबको पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है जब हमें त्रिज्या दी गई हो। ये कब फॉर्मूला हो गया, जब त्रिज्या दी गई हो, त्रिज्या दी गई हो, त्रिज्या दी गई हो, समझ गए। त्रिज्या दी गई हो, समझ गए। अब देखो, अगर वर्त का व्यास दिया हो, अगर वर्त का व्यास दिया हो तो अपने को पता है व्यास को d से लिखते हैं, d बराबर होता है 2r, तो अपने को पता है r बराबर यहाँ से d/2 हो गया। तो वर्त का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला यही होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन व्यास दिया हो तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d/2, तो पाई d/2, समझ गए। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि पाई d²/4। ये कब फॉर्मूला हो गया, जब वर्त का व्यास दिया हो। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो इस प्रकार फाइंड करके लिख लेना, समझ गए। इसी प्रकार परिधि दी हो, परिधि दिया हो, वर्त की परिधि दे दे आपको, ठीक है। तो आपको पता है 2 पाई आर बराबर वर्त की क्या होती है, परिधि, सर्कमफ्रेंस, और यहाँ से r बराबर आ गया परिधि/2 पाई, परिधि/2 पाई। आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन परिधि दी हो तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, परिधि/2 पाई। r की स्क्वायर थी तो हम इसकी भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया पाई परिधि की स्क्वायर बटे 2 की स्क्वायर 4 और पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपका फॉर्मूला बन गया परिधि स्क्वायर बटे 4 पाई, परिधि स्क्वायर बटे 4 पाई। ये कब है, जब परिधि दी हो। अगर परिधि दी और वर्त का क्षेत्रफल याद करना है तो परिधि स्क्वायर बटे 4 पाई कर दो। अगर वर्त का व्यास दिया क्षेत्रफल याद करना है तो पाई d²/4 कर दो, और वर्त का त्रिज्या दिया है तो पाई आर स्क्वायर। ये तीनों कंडीशन आप याद रखना, समझ गए। परिधि दी है तो परिधि स्क्वायर/4 पाई, वर्त का व्यास दिया तो पाई d²/4 और वर्त की त्रिज्या दी है तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आप याद कीजिए, वर्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात क्या बताया था, 1:2। वर्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात क्या बताया था, 7:44। वर्त की त्रिज्या व्यास और परिधि का अनुपात क्या बताया था, 7:14:44। ये ध्यान रखना। अब देखो, एक हम पढ़ते हैं अर्धवर्त, सेमी सर्किल, अर्धवर्त पढ़ते हैं।
और एक हम अर्धचाप पढ़ते हैं, सेमी अर्क। एक हम अर्धचाप पढ़ते हैं, एक अर्धवर्त पढ़ते हैं। देखो, अर्धचाप का मतलब होता है वर्त की परिधि का आधा, ये अर्धचाप है। सर्क्यूम्फ्रेंस का बिल्कुल हाफ, वो अर्धचाप है। ये जो शेप है ना, ये अर्धचाप की है। अर्धचाप एक खुली आकृति है, आपको पता है। अर्धचाप की केवल लंबाई ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि अर्धचाप की लंबाई वर्त की परिधि की आधी होती है, परिधि बटे 2, यानी 2 पाई आर बटे 2। तो अपना आंसर आ गया लंबाई का पाई आर। अर्धचाप की जो लंबाई होती है, अर्धचाप की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, पाई आर होती है। समझ गए। अब रही बात अर्धवर्त की। अर्धवर्त ये होता है, इसमें चाप होता है अर्धचाप, इसको बंद कर दे व्यास से, ये वर्त का केंद्र और ये त्रिज्या, तो ये अर्धवर्त बन गया। अब अर्धवर्त की परिधि है, अर्धवर्त की परिधि है, इसमें एक तो अर्धचाप है, एक तो अर्धचाप है प्लस इसमें वर्त का व्यास है। समझ गए। अब अर्धचाप की दूरी हमें पाई आर पड़ी थी, व्यास होता है 2r, आर कॉमन ले लोगे तो पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला बन गया। पाई की जगह 22/7 रख दोगे तो 7 2 14 22, ये बन गया 36/7 गुणा r। यानी अर्धवर्त की परिधि होती है वो त्रिज्या से 36/7 गुणा होती है। समझ गए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, आप यहाँ से एक बात और ध्यान रखोगे कि वर्त की त्रिज्या और अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि का अनुपात 7:36 होता है। वर्त की त्रिज्या और अर्धवर्त की परिधि का अनुपात 7:36 होता है। समझ गए। क्या याद रखना है कि वर्त की त्रिज्या और अर्धवर्त की परिधि का अनुपात 7:36 होता है। ये बात आप ध्यान रखना। समझ गए। क्लियर। अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो तो वर्त के क्षेत्रफल का आधा होगा, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया बटे 2 हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो गया 2। अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो गया 2। अगर त्रिज्या दी हो, अगर व्यास दिया हो, अगर हमें अर्धवर्त का क्या दिया हो, व्यास दिया हो, तो आपको पता है त्रिज्या दी हो तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवर्त का बटे में 2 लगा दो। व्यास दिया हो तो वर्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बटे 4 होता है, अर्धवर्त है तो बटे में 2 कर दो, तो ये फॉर्मूला भी सही है। इसको हम पाई डी स्क्वायर बटे 8 कर सकते हैं। समझ गए। अगर परिधि दी हो तो हमने लिखा था परिधि स्क्वायर बटे 4 पाई, लेकिन अर्धवर्त है तो बटे में 2 और आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया परिधि स्क्वायर बटे 8 पाई, परिधि स्क्वायर बटे 8 पाई। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन जब ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आपको पाई आर स्क्वायर बटे 2 मिले, वो ऑप्शन में ये भी लिख सकता है परिधि स्क्वायर बटे 8 पाई, परिधि स्क्वायर बटे 4 पाई, परिधि स्क्वायर बटे 9 पाई, परिधि स्क्वायर बटे 7 पाई। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि त्रिज्या से इनकी ज्ञात कराए, आपको व्यास देकर भी पूछ सकता है, आपको परिधि देकर भी पूछ सकता है। ये यहाँ तक बात क्लियर है ना अपने को, ठीक है। अब देखो, अब अपने को एक बात और ध्यान रखनी है। अर्धवर्त में हमने अनुपात पढ़ा था, आप बताओ, हमने वर्त के लिए अनुपात पढ़ लिया था। अर्धवर्त, अगर हमें आगे एग्जाम में आ जाए कि अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि और वर्त की परिधि का अनुपात क्या होता है, ये पूछ ले, तो अर्धवर्त की परिधि त्रिज्या से, एक तो ये बात भी याद रखनी है कि अर्धवर्त की परिधि त्रिज्या से 44/7 गुना होती है और वर्त की परिधि त्रिज्या से 36/7 गुना होती है। दोनों साइड ये कट गया, 4 से काटोगे
सॉरी उल्टा लिख दिया, अर्धवर्त की परिधि है वो त्रिज्या से 36/7 गुना होती है और वर्त की परिधि 44/7 गुना होती है। अब ये कैंसिल हो गया, 4 से कट गया 9, 4 से काटोगे 11। तो अर्धवर्त की परिधि और वर्त की परिधि का जो अनुपात होता है वो 9:11 होता है। ये भी याद रखना है आपको। अर्धवर्त की परिधि और वर्त की परिधि का जो अनुपात होता है वो 9 क्या होता है 11 होता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समझ गए ना बात आप सारे? ठीक है, अब नेक्स्ट वर्त के भाग पढ़ते हैं हम। एक तो हम पढ़ते हैं त्रिज्यखंड और एक हम पढ़ते हैं वर्तखंड। देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, अगर वर्त को त्रिज्या और चाप के द्वारा काटा जाए तो ये त्रिज्यखंड है। यानी त्रिज्यखंड की परिभाषा ये लिख सकते हैं हम कि त्रिज्या व चाप के मध्य का क्षेत्रफल, त्रिज्या व चाप के मध्य का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। समझ गए? अब देखो आप ये बात सुनिए कि अगर ये है, यहाँ कोण 180 डिग्री का है, इधर भी कोण 180 डिग्री का है, समझ गए? तब तो ये दोनों बराबर हैं। जैसे ही कोण 180 डिग्री से कम होगा, ये कोण 180 डिग्री से कम है, जो कोण 180 डिग्री से कम है उसको हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और जो कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से अधिक है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड में कोण 180 डिग्री से अधिक दिया होगा और लघु त्रिज्यखंड में कोण 180 डिग्री से कम दिया होगा। 180 डिग्री से कम। समझ गए? लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड होता क्या है ये सब बता दिया। अब एक बात बताओ, इसको हम लघु चाप भी कह सकते हैं। 180 डिग्री से कम है तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये लघु चाप है, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये दीर्घ चाप है। ये दूरी है ये दीर्घ चाप है, क्योंकि दीर्घ चाप में कोण 180 डिग्री से क्या होगा? अधिक। वही बात। और लघु चाप में कोण 180 डिग्री से कम। समझ गए? अब लघु त्रिज्यखंड है तो लघु चाप व त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, और दीर्घ त्रिज्यखंड है तो दीर्घ चाप व त्रिज्या के बीच का क्षेत्रफल। समझ गए? यहां तक क्लियर है बात? आप बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² और पूरा कोण होता है 360 डिग्री के बराबर। तो 1 डिग्री के बराबर क्या हो गया? πr² बटे 360। और हमें थीटा डिग्री यानी जितना कोण दिया उसका ज्ञात करना है, तो ये बन गया πr² थीटा बटे 360। ये फॉर्मूला बन गया। यानी वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया πr² थीटा बटे 360। समझ गए? πr² थीटा बटे 360 ये वर्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए मैंने आपको ये कहा कि ये वर्त है, ये है, ये लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड, और इधर है ये दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, सेगमेंट सेक्टर। ठीक है, अब देखिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का तो आप ऐसे याद रखना, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे πr²। क्या कहोगे? πr²। अगर πr² के साथ थीटा बटे 360 का गुणा कर दें तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है,
आप बताओ वर्त का क्षेत्रफल, तो हमने ये भी बताया था पाई डी स्क्वायर बटे 4 गुणा थीटा बटे 360, ये भी वर्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अपने पढ़ा था परिधि स्क्वायर बटे 4 पाई, ठीक है, इसके साथ भी थीटा बटे 360 लिखा हो तो ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आ गई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेनली अपने को ये याद रखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, समझ गए। अब देखो इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करें। अगर हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, इसके साथ थीटा बटे 360 लिख दो। जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब तो वर्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर के साथ थीटा बटे 360 लिखो, लेकिन चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो वर्त की परिधि जो 2 पाई आर है उसके साथ थीटा बटे 360 लिखो। सीधी सी बात है, ये क्षेत्रफल का भाग है, ये क्षेत्रफल का भाग है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर के साथ थीटा बटे 360। अगर ये चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो चाप की लंबाई किसका भाग है, वर्त की परिधि का, तो 2 पाई आर के साथ थीटा बटे 360 लिखो। समझ गए, ये बात अपने को ध्यान रखनी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगर अपने को क्या पूछे, त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ ले, अगर अपने को त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ ले तो एक तो ये दूरी चाप की दूरी है और 2 त्रिज्या है, यानी त्रिज्यखंड का परिमाप पूछे, त्रिज्यखंड का अगर हमें परिमाप पूछे तो आप ये याद रखोगे, चाप की लंबाई प्लस 2r, 2 त्रिज्या है, या 2r की जगह वो क्या लिख सकता है भाई, 2r की जगह वो व्यास भी लिख सकता है, क्योंकि 2r को हम व्यास ही तो बोलते हैं। समझ गए, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो चाप की लंबाई आपको पता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है, प्लस ये 2r हो गया, 2r कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अपने पास, पाई थीटा बटे 360 प्लस 1। तो इस प्रकार ये त्रिज्यखंड के परिमाप का फॉर्मूला हो गया, ये त्रिज्यखंड के परिमाप का फॉर्मूला हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक जितना मैटर आपको बताया ये ढंग से आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने वर्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो वो सारे भी आप देख लेना, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और आप सबको बधाई भी, क्योंकि अपना वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए। तो जितने वीडियो बने वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।